हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ा था और हमने फाइंड आउट किया था कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं, वो हमने सीखा था। और इसके ऊपर मैंने बेस्ट आपको कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए थे। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन से उसका जो कंबशन डेटा होता है उससे हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो लास्ट जो लेक्चर था आपका इम्पोर्टेंट था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वहीं से हम आज आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं स्टोइक्योमेट्री के बारे में। किसके बारे में? स्टोइक्योमेट्री। देखिए, ये टर्म जितना आपको टिपिकल लग रहा है उतना टिपिकल है नहीं, ये उतना ही ईजी टर्म है आपके लिए, ठीक है ना। स्टोइक्योमेट्री, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको स्टोइक्योमेट्री के बारे में कुछ स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट के बारे में बताया था, उसी को हम आज देखते हैं क्या होता है आपका स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट। स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, देखिए होता क्या है। अगर हम बात करें स्टोइक्योमेट्री के बारे में कि स्टोइक्योमेट्री क्या होती है, तो स्टोइक्योमेट्री को मैं सिंपल बोलता हूँ, आपकी जो केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, वो ही कहलाती है आपकी स्टोइक्योमेट्री। जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ, N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। ये आपके सामने एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इसी को हम बोलते हैं स्टोइक्योमेट्री। क्या बोलते हैं? स्टोइक्योमेट्री। तो स्टोइक्योमेट्री का अर्थ होता है कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, वो होती है आपकी स्टोइक्योमेट्री। अब होता है टर्म स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये आपका अमोनिया, ठीक है। हाइड्रोजन के आप देखोगे 3 मोल्स है, अमोनिया के 2 मोल्स हैं। यहाँ हम नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं, मतलब इसका 1 मोल है, ठीक है। इसका मतलब इस रिएक्शन की शक्ल को, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन का फेस, मतलब रिएक्शन की शक्ल, उसका चेहरा, कि रिएक्शन क्या कह रही है। ये रिएक्शन ये कह रही है कि 1 मोल आप N2 का लीजिए, 3 मोल H2 का लीजिए। जब आप उन दोनों की रिएक्शन करवाओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 मोल NH3। क्या मिलेगा? 2 मोल NH3। ये है आपकी रिएक्शन की शक्ल, ठीक है। आया समझ में? अब ये जो होते हैं 1, ये 3 और ये 2, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ये जो कंबाइन है इनको हम बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। आपको पूछे नाइट्रोजन का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। हाइड्रोजन का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3। अमोनिया का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। तो ये है आपके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और ये है आपकी स्टोइक्योमेट्री, ठीक है। अब इस से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? देखिए, इस रिएक्शन को अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 1 मोल N2 का लेता हूं, 1 मोल N2 का, और इसकी रिएक्शन करवाता हूं आपके 3 मोल H2 के साथ। किसके साथ? 3 मोल H2 के साथ। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेंगे 2 मोल किसके? अमोनिया के। 2 मोल कितने किसके मिलेंगे? अमोनिया के। ये रिएक्शन की शक्ल है और ये रिएक्शन की शक्ल को देख के मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इससे होता क्या? इससे होगा ये कि अब मुझे कोई सा भी आप किसी भी एलिमेंट के बारे में उसके मोल दे दीजिए, उससे मैं ये बता सकता हूँ कि दूसरा जो प्रोडक्ट है उसके, दूसरा जो आपका रिएक्टेंट है उसके कितने मोल चाहिए और आपके जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। इसके बारे में भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ मैंने इसके ले लिए आपके 24 मोल्स। कितने मोल्स ले लिए? 24 मोल्स H2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 3 मोल H2 के लिए हमें कितना चाहिए? 1 मोल N2। वैसे ही 1 के लिए कितना चाहिए होगा? 1/3। 24 के लिए कितना चाहिए? 1/3 इंटू 24 मीन्स आपके 8 मोल N2। आया समझ में? 3 मोल H2 के लिए चाहिए कितना? 1 मोल N2। तो 24 के लिए कितना चाहिए? उसका 1/3, मतलब 8 मोल N2, ठीक है। अब ये जो बात हुई आपके 3 मोल H2 की, अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में कि आपके 3 मोल H2 से आपके बनते हैं 2 मोल NH3 अमोनिया प्रोडक्ट में। ये कितना है? इसका 8 टाइम्स है, मतलब 24 में से कितने बनेंगे? इसका भी 8 टाइम्स, मीन्स 8 2 जा 16 मोल NH3। आया समझ में? सिंपल मैथ से, जैसे एक पेन 5 रुपये का आता है तो 10 पेन कितने के आएंगे? 50 रुपये के, ठीक है ना। सिंपल सी गणित है। 3 मोल से 2 मोल बनते हैं,
24 से क्या ऐसे आप समझ सकते हो कि 3 से आपके बनते हैं कितने 2, 1 से कितने बनेंगे 2/3 और आपके पास है कितने 24 से कितने बनेंगे 2/3 इंटू 24 ये जाएगा 8 टाइम्स 8 2 जा 16 मोल। ठीक है ना, सिंपल सी मैथ्स है, कोई हेडेक वाली बात नहीं। ठीक है, ये तो हुई केवल किसके लिए मोल के लिए कि हम कैसे मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यही रिलेशनशिप हम मास के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मास के लिए कैसे करते हैं देखिए, जैसे मोल के लिए तो हमने देख लिया, वैसे अगर मैं मास के लिए बात करूं 1 मोल N2 का मास, ये किसके लिए आपके लिए मोल मोल रिलेशन क्या आपका है मोल मोल रिलेशन। ठीक है, अगर हम मास के लिए बारे में बात करें 1 मोल N2 के बारे में बात करें, उसका मास कितना होता है 28 ग्राम। कितना है आपका 28 ग्राम N2। ठीक है, 3 मोल H2 उसका मास कितना है आपका 6 ग्राम H2। 2 मोल NH3 1 मोल का 17 ग्राम, 2 मोल का 34 ग्राम NH3। तो मैं ये कह सकता हूँ रिएक्शन को देख के कि अगर मैं 28 ग्राम N2 और 6 ग्राम H2 को रिएक्ट करवाता हूँ आपस में तो मुझे 34 ग्राम क्या मिलेगा अमोनिया मिलेगा NH3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मास से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको दे दिया मास, सपोज करो 30 ग्राम H2, कितना दे दिया 30 ग्राम H2। तो अब आप मुझे बताइए कि N2 कितना चाहिए मुझे और अमोनिया कितना बनेगा। वीडियो को पॉज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6 ग्राम से मिलता है आपका 28 ग्राम, 1 ग्राम से कितना मिलेगा आपका 28/6, आपके पास कितना है 30 ग्राम। तो 30 ग्राम से के लिए कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लो आप 6 पंजा और 28 140 ग्राम N2 आपको चाहिए। अब अमोनिया कितना बनेगा कोई दिक्कत नहीं, 6 ग्राम से कितना बनता है 34 ग्राम, 1 ग्राम से कितना बनेगा 34/6, आपके पास कितना है 30 ग्राम मल्टीप्लाई 30, ये गया 5 टाइम्स, ये आएगा आपके 170 ग्राम। तो इस तरीके से हम किसी भी एक, जो भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कुछ तो दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो किसी भी एक रिएक्टेंट से आप दूसरा रिएक्टेंट कितना चाहिए वो फाइंड आउट कर सकते हो और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब आपको मास दिया हो या मोल दिए हो, आप दोनों में खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये आपका क्या है मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशन। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आपको गैस दी हुई हो तो और गैस का वॉल्यूम दिया हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने एक क्लास में देखा था, मैंने आपको बताया था PV = nRT से। एक बार आप इसको नोट करो, फिर हम गैसेस के लिए बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें, आप इसी के नीचे लिखना, ठीक है ना। अब हम बात करें किसके लिए, गैसेस के लिए। ठीक है ना, आपकी जो रिएक्शन है यही सेम रिएक्शन है, ठीक है ना, N2 + H2 gives twice of NH3। ठीक है, यही रिएक्शन है सेम, किसके लिए फॉर गैसेस के लिए, फॉर गैसेस। हमें पता है फॉर गैसेस के लिए हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, PV = nRT। यहाँ हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, ये कांस्टेंट आपका, तो हम कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि अगर आपके मोल्स बढ़ेंगे तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, आपके मोल्स डिक्रीज होंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा डिक्रीज। मतलब अगर आपके मोल्स डबल हो गए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा डबल, मोल्स हाफ हो गए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। यही मतलब होता है इस साइन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, इसका मतलब हम एक कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे मोल्स को किससे रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम से। ठीक है, ये कंडीशन जो है किसके लिए अप्लाई है, केवल और केवल गैसेस के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ ये आपकी रिएक्शन, ठीक है, यहाँ से मैं कहूँ कि 1 वॉल्यूम N2 ठीक है रिएक्ट करता है 3 वॉल्यूम H2 के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2 वॉल्यूम अमोनिया। वॉल्यूम में मैं यहाँ कुछ भी ले सकता हूँ, ml ले सकता हूँ, मीटर क्यूब ले सकता हूँ, लीटर ले सकता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में। जैसे आपको
दे दिया जाए 150 ml आपको दिया है किसका, H2 का, 150 ml H2 का दिया और आपको पूछ लिया जाए कि जो नाइट्रोजन है वो कितने वॉल्यूम काम में आई है और जो अमोनिया बनेगा वो कितने वॉल्यूम बनेगा, फाइंड आउट कर सकते हो बिल्कुल। देखिए 3 वॉल्यूम से बनता है 1 वॉल्यूम, या 3 वॉल्यूम के लिए कितना चाहिए 1 वॉल्यूम, 150 के लिए कितना चाहिए होगा 1/3 इंटू 150 मतलब 50 ml। क्लियर है, 3 के लिए 1, 150 के लिए उसका 1/3 मतलब मीन्स 50 ml। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनिया के केस में 3 से चाहिए आपके बनता है वो कितना है 2 वॉल्यूम, 1 के लिए कितना चाहिए होगा 2/3 इंटू 150 आपके पास, 150 के लिए कितना चाहिए, ये आएगा आपके पास 100 ml, कितना आएगा 100 ml। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है किसी से भी रिलेटेड, मतलब कुछ भी एक रिएक्टेंट के लिए भी दी हुई है तो हम दूसरे रिएक्टेंट का कितना वॉल्यूम चाहिए, उसका मास कितना चाहिए, उसका मोल्स कितने चाहिए, मतलब तीनों में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। गैस है तो उसके लिए हम वॉल्यूम के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है आपका किसका, स्टोइक्योमेट्री और स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का। मतलब एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आप एक इन्फॉर्मेशन के जरिए दूसरी इन्फॉर्मेशन, दूसरे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसी को हम बोलते हैं स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इसको एक बार आप नोट करो, फिर इसके ऊपर हम बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, या फिर मैं क्वेश्चन आपको लिखा देता हूँ, आप इसको सोल्व करना। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस evolved at 1 atm and 273 Kelvin। ठीक है, ऑन हीटिंग 16.8 ग्राम MgCO3। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि आपको CO2 गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है 1 atm एंड 273 केल्विन मीन्स आपको स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है, और 16.8 ग्राम MgCO3 जिसको क्या किया, हीट किया है। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर मैं ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, ओके, तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है ना, देखिए ये है आपका MgCO3। देखिए सबसे पहले तो आपको इसकी रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक है ना, रिएक्शन नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। ठीक है ना, सीख जाओगे। ये सब क्या है, नई चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, तो ऐसा नहीं सोचना कि मुझे तो रिएक्शन ही नहीं आती। ठीक है, नहीं आती, आज नहीं आती, 2 साल में आप ट्रेंड हो जाओगे। ठीक है, तब आएगी आपको। तो अभी जो रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ वो याद रखने की कोशिश करो, उसको अप्लाई करो। मतलब ऐसा नहीं कि यह नहीं आती, छोड़ना नहीं उसको याद रखने की कोशिश करो कि अच्छा ये रिएक्शन होती है, इसको ऐसे बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, आगे के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये है आपका MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको जब भी हम हीट करते हैं तो ये हमेशा आपके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटता है। ठीक है, ब्रेक होता है। अब आपको दिया पूछा क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है। अब हमें पता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे STP पे कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है ना, हाँ 22.7 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कितना लेंगे जनरली 22.4 लीटर। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हीटिंग 16.8 ग्राम MgCO3, इसका मास दिया हुआ हमें 16.8 ग्राम। तो हमारी अप्रोच क्या होगी, हमें पता है हम मोल से मोल को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से इसके मोल निकाल लेंगे, इसके मोल से हम इसके मोल निकाल लेंगे CO2 के, और हमें पता है कि 1 मोल के लिए कितना चाहिए 22.4 लीटर। तो जितने मोल होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, वो आपके आंसर आ जाएगा वॉल्यूम में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके मोल फाइंड आउट करते हैं। देखिए मोल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। Mg का होता है 24, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48। ठीक है, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 24 कितना हुआ 84। यहाँ से इसके मोल आ गए आपके पास कितने 0.2 मोल।
तो रिएक्शन की शक्ल को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 1 मोल MgCO3 रिएक्ट करता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 1 मोल CO2 बनेगा। ठीक है, आपके पास कितना MgCO3 है? 0.2 मोल। तो उससे आपका CO2 कितना बनेगा? 0.2 मोल। आया समझ में? 1 मोल के लिए MgCO3 के लिए MgCO3 भी कितना बनेगा? 1 मोल। और CO2 भी कितना बनेगा? 1 मोल। आपके पास कितने मोल है? 0.2। तो 0.2 से कितना बनेगा? 0.2 मोल ही बनेगा। सिंपल मैथ से। ठीक है, अब 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? 22.4 लीटर। आपके पास कितना है? 0.2 मोल। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? 0.2 इंटू 22.4। इसको आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 4.48 लीटर। और यही है आपका आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी, एप्लीकेशन थी, आपको जो मैंने सिखाया उसके लिए। इसको एक बार नोट करो, फिर हम इसके ऊपर बेस्ट एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ट एक और। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, आपको दिया हुआ है 12 ग्राम ऑफ एन alkaline earth metal 12 gram of an alkaline earth metal gives 14.8 gram of its nitride। ठीक है, find the atomic weight of metal। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना। देखिए, अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है? 12 ग्राम ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। देखिए ये आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एल्केलाइन अर्थ मेटल ये कौन कौन सी होती है आपकी? ये आप पीरियोडिक टेबल, आपका एक चैप्टर आएगा 3rd, उसमें आप देखोगे। एल्केलाइन अर्थ मेटल ये होती है आपकी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब आपको बताया नहीं है कि कौन सी है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको दिया है कि मेटल का 12 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड। वो क्या देती है? 14.8 ग्राम नाइट्राइड आपको देती है। अब देखिए, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऑक्साइड होता है, क्या होता है आपका? ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं O2-। क्या बोलते हैं? O2-। जो आपका नाइट्राइड होता है इसको हम बोलते हैं N3-। यहाँ पे क्या है देखो, जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आप देखोगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आपके कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ऑक्टेट का मतलब होता है कोई भी आपका एटम है, एलिमेंट है, वो क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, और हर एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन भी कंप्लीट करेगा। कैसे कंप्लीट करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेके। तो जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर -3 चार्ज आ जाता है। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके वैलेंस शेल में। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके ऊपर चार्ज आता है -2 का। ठीक है, वैसे ही आपकी जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होती है ये वाली, इनके जो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकते, 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, लूज करके भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, जिससे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमेशा M+2 की जो आपका रहेगा उस कंडीशन में रहेंगे। किस कंडीशन में? M+2 कंडीशन में। ठीक है, आपका नाइट्राइड है, ये किस कंडीशन में रहेगा? आपका N3- की कंडीशन में। अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? क्रिस क्रॉस। आपने 9th-10th में सीखा होगा फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ये इसका जो फॉर्मूला आएगा मेटल नाइट्राइड का, वो आएगा M3N2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आएगा अपने पास? मेटल नाइट्राइड का। हमें मेटल नहीं पता, हमने M लिख दिया है। ठीक है, ये है आपका मेटल नाइट्राइड, जिसका वेट आपको कितना दिया हुआ है?
12 ग्राम। ठीक है, तो हम आगे जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके बेसिस पे करेंगे। ठीक है, देखिए M3N2, ये आपका M3N2, अब ये किस किस से मिलके बना होगा, एक तो मेटल से और साथ में N2 नाइट्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन होगी तभी ये मोल मोल, मास मास और वॉल्यूम वाले रिलेशन आपके लगेंगे। ठीक है ना, बिना बैलेंस वाले में नहीं लगेंगे। ठीक है, हमने बैलेंस कर दी इसको। ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या दिया हुआ है, 12 ग्राम ऑफ 12 ग्राम, इसका कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम। ठीक है, गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइट, इसका कितना है 14.8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट अपने को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो आपको मास दिया हुआ है तो मास से मास रिलेशन यूज कर सकते हो, या फिर मोल मोल रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों से हम करते हैं ट्राई। ठीक है, और देखते हैं कि दोनों से आंसर सेम आता है नहीं आता है। ठीक है, देखिए ये आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम मास मोल मोल से करते हैं। ठीक है, डील। मोल क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, 12 डिवाइड बाय मोलर मास। हमें नहीं पता इसका मोलर मास क्या है, हमने मान लिया m ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप मानो x मान लो, इसका मोलर मास क्या है x। ठीक है, ये इसके हो गए क्या मोल, इसके मोल निकालेंगे, इसका मास 14.8 डिवाइड बाय मोलर मास, मेटल का हमने माना x, तो 3x प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 इंटू 2 28, ये आ गया इसका मोलर मास, ये आपके आ गए इसके मोल। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, 12 ग्राम दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब जो आपकी रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन की शक्ल को देख के मैं क्या कह सकता हूँ, रिएक्शन की शक्ल को देख के मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसके 3 मोल यूज में लेता हूँ, कितने 3 मोल, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा 1 मोल। मीन्स 3 मोल्स कितना देता है मुझे 1 मोल M3N2। 3 मोल्स किसके, 3 मोल्स M के, मेटल के। ठीक है, अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे 1 मोल किसका मिलेगा M3N2 का। अगर मैं 1 मोल यूज़ करता हूँ तो ये कितना मिलेगा 1/3 मोल। ठीक है, अब मेरे पास कितना है 12/x, उससे मुझे कितना मिलेगा 1/3 इंटू 12/x मीन्स 4/x मोल। ये किसके मिलेंगे M3N2 के 4/3x मोल मिलने चाहिए। ठीक है, और हमारे पास मोल कितने 14.8 डिवाइड बाई 3x प्लस 28, तो मतलब आप दोनों को क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। 4/x इज इक्वल टू 14.8 डिवाइड बाई 3x प्लस 28। ठीक है, यहाँ से आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कितना जाएगा 4 इंटू 3 कितना हुआ 12x प्लस 4 इंटू 28 दिस इक्वल टू कितना है x इंटू 14.8। 12x इधर है, यहाँ पे कितना है 14.x माइनस होगा, कितना बचेगा आपके पास 4 इंटू 28 इज इक्वल टू 2.8x। यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी आएगी 40। 2.8 10 टाइम्स से आएगा 28 से, और 10 इंटू 40, मतलब जो आपका x है, मतलब मेटल जो हमने लिया है उसका एटॉमिक वेट कितना है 40 है। और 40 किसका होता है कैल्शियम का। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, ये हो गया। ये तो हमने किससे निकाला मोल से, अगर हम इसी को मास से निकालें तो कोई दिक्कत नहीं, मास से भी निकाल सकते हैं। 3m प्लस N2 क्या देता है आपको M3N2, इसके कितने हैं 12 ग्राम, और आपके इसके कितना है 14.8 ग्राम। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन से 3 मोल से हमें मिलता है 1 मोल। 3 मोल को हम मास में कन्वर्ट करेंगे, उसका जो मोलर मास है हमने ले लिया x, तो मतलब आपके अगर 3x ग्राम है m, 3x ग्राम मेटल है, 3 उसको हमने ग्राम में बदला। ठीक है, मोल को हमने ग्राम में बदला, मतलब मास इंटू मोलर मास। मास कितना है 3, एक का x है
तो 3 के लिए कितना हुआ 3x। तो 3x ग्राम अगर हम मेटल लेते हैं ये, तो हमें जो आपका मिलेगा मेटल नाइट्रेट वो कितना मिलेगा 3x प्लस 28 ग्राम, इसके 1 मोल का वेट, ठीक है। इसके 3 मोल का वेट इज इक्वल टू इसके 1 मोल का वेट। अगर मैं 1 ग्राम ले लेता हूँ मेटल, तो ये कितना मिलेगा 3x प्लस 28 डिवाइड बाई 3x, ये ग्राम इतना मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास है कितना 12 ग्राम, तो 12 ग्राम मेटल के लिए हमें जो मेटल नाइट्राइट मिलेगा वो कितना मिलेगा 3x प्लस 28 डिवाइड बाई 3x इंटू 12, और ये किसके इक्वल होगा 14.8 ग्राम के। क्लियर है। यहाँ से इसको आप सोल्व कर लो, 3 से जाएगा ये 4 टाइम्स, ठीक है। 4 से इसको दोबारा मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपके 12x प्लस 4 इंटू 28 इज इक्वल टू, ये x से इधर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपके 14.8x। दोबारा से सेम रिएक्शन बन गई। यहाँ से बचेगा आपके पास 2.8x, ये कितना बचेगा, ये इक्वल होगा आपके पास 4 इंटू 28 के, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, x की वैल्यू आएगी 40। तो आप देख सकते हो कि दोनों से जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर एक और बेस्ट न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। प्लीज नोट दिस। ओके, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी के ऊपर बेस्ड हम एक और छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपका कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस at 1 atm and 273 Kelvin on heating 24.5 ग्राम KClO3, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, KClO3 को हीट किया गया है, उससे जो प्रोड्यूस होती है O2 गैस, उसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, मैं आपके लिए रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है ना। KClO3, इससे बनेगा आपका KCl, ये हीटिंग का साइन, प्लस O2, और ये आएगा आपका 3O2। या तो आप इसको ऐसे करिए, या इस रिएक्शन को आप चाहे तो KClO3 गिव्स यू KCl प्लस 3/2 O2 कर लीजिए। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आप मैंने रिएक्शन लिख दी है, ठीक है। आप इसे नोट करो और ट्राई करो वीडियो को पॉज करके कि आपसे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। ओके, तो अब हम इस तरीके से करें या फिर इस तरीके से करें, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। देखिए हम करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ O2 फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है KClO3, इसका आपको वेट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके वेट से मास निकाल लेते, मोल्स निकाल लेते हैं। 24.5 ग्राम, यहाँ से अगर मैं इसके मोल निकालूं, मोल्स क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। इसका KClO3 का मोलर मास होता है 245। ध्यान रखना, देखिए Cl का कितना है आपका, पोटेशियम 39, ठीक है। उसके बाद Cl 35.5, 16 3 जा 48, ये आपके पास आएगा 0.5, 122.5, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है। ये क्या आ गया, इसके मोल्स आ गए हमारे पास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यहां से अगर हम इसके मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 122 का डबल होता है, ठीक है। तो 0.2 मोल। क्लियर है।
देखिए इसके आगे हमारे पास 0.2 मोल। अब हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख के क्या कर सकते हैं, इसके 2 मोल से आपके कितने मोल O2 बनती है, 3 मोल। 2 मोल से 2 मोल KClO3, उससे बनता है आपका 3 मोल O2, ठीक है। 1 मोल से कितना बनेगा, 3/2 मोल, और आपके पास है कितना 0.2 मोल, तो 0.2 मोल से आपका कितना बनेगा 3/2 इंटू 0.2, इसको हम लिख सकते हैं 3/10 मोल, ठीक है। 0.1 0.3 मीन्स आपका आएगा 0.3 मोल। 1 मोल का आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 3 इंटू 4 12, 1 2 2 4 3 672, ठीक है ना, 672 6.72 लीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, यही आपका 6.72 आपका लीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोल मोल के रिलेशन या मास मास या वॉल्यूम वॉल्यूम के रिलेशन को आपस में रिलेट करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जिसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन पूछी गई है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे एक बार नोट करो, फिर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसी के ऊपर बताता हूँ। ओके, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए इसी के ऊपर बेस्ड हम एक चीज़ और करते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है ना। SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स SO3 गैस, ठीक है। इसको हमने बैलेंस कर लिया, ठीक है। अभी हमने वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन देखा था, ठीक है ना। वहाँ से अगर मैं कहूँ आपको कि अगर इसके आपके 50 ग्राम है, कितने 50 ml है, 50 ml हमने O2 काम में लिया, तो उसके लिए SO2 कितना ज़रूरी होगा, हाफ के लिए 1 चाहिए, तो 50 के लिए कितना चाहिए होगा, जस्ट डबल 100 ml, क्लियर। हाफ के लिए हाफ से बनता है आपका 1 मोल, 50 ml से कितना बनेगा, उसका डबल आपका 100 ml, ठीक है, क्लियर है। एक और रिएक्शन हम देखते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि हमने O2 का लिया 100 ml या लिया आपका 1/2, ठीक है, 50 ml, तो H2 कितना बनेगा और H2O कितना बनेगा, H2 कितना हमें चाहिए होगा और H2 कितना प्रोड्यूस होगा। सिंपल, हाफ से बनता है, हाफ रिक्वायरमेंट है, और H2 का कितना चाहिए 1। यहाँ 50 ml अगर O2 रिक्वायरमेंट है तो H2 कितना चाहिए होगा, उसका डबल 100 ml। हाफ ml 50 ml है, इसके हाफ मोल के से बनता है आपका 1 मोल, तो 50 ml से कितना बनेगा 100 ml, क्लियर है। अगर आपने ऐसा लिया है 100 ml तो आप बिल्कुल रॉन्ग हो, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो आप रिलेशन फाइंड आउट करते हो मोल्स का वॉल्यूम के टर्म्स में, वो डिफाइन करते हो आप केवल और केवल गैसियस स्टेट के लिए, किसके लिए, केवल गैसेस के लिए, जब आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या हो, गैस। लेकिन यहाँ H2O किस पोजीशन में है, लिक्विड, ठीक है। तो आप गैसियस के लिए जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, डिफाइन किया है, उसको आप लिक्विड के ऊपर नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ सही था, यहाँ हम तीनों आपके क्या थे, गैसेस में थे, इसलिए हमने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया। लेकिन यहाँ पे आपके पास गैस भी है और लिक्विड भी है, तो यहाँ पे आप वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, आप यहाँ पे ये जरूर कह सकते हो कि 1 मोल H2 है, वो हाफ मोल O2 के साथ रिएक्ट करके, हाफ मोल O2 के साथ रिएक्ट करके
1 मोल H2O बनाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम इसको मोल से रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोल का आपकी स्टेट से, सॉलिड का लिक्विड से, लिक्विड का गैस से, आप किसी से भी कनेक्शन कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। लेकिन वॉल्यूम का आप केवल और केवल तभी रिलेट कर सकते हो जब आपके तीनों टर्म्स किस में हो, केसेस में। ठीक है, तो आप ये सही है, ठीक है ना, ये आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो मोल की टर्म्स में, लेकिन वॉल्यूम के लिए आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या जल्दबाजी में हम रिलेट कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, इसको एक बार आप नोट करो, फिर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए अभी मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए, आपने देखा होगा कि जो दो आपके रिएक्टेंट थे उसमें से एक की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि एक का इतना ml था, तो आपका दूसरा जो रिएक्टेंट है उसका कितना ml ज़रूरत पड़ेगा और जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। ठीक है ना, वो मैंने बताया था आपको। लेकिन क्या हो अगर रिएक्शन में जो आपके दोनों रिएक्टेंट है उनके बारे में उनके मोल दिए हो, दोनों के मोल दिए हो, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपका N2 गैस है, ये H2 गैस के साथ मिलके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लियर है। अभी मैंने आपको इसके 6 मोल दे दिए H2 के, और नाइट्रोजन के भी 6 मोल दे दिए। ठीक है, तो अमोनिया कितना बनेगा, क्या आप मुझे बता सकते हो। देखते हैं कैसे, बिल्कुल बता सकते हो। अगर हम इसके बेसिस पे रिएक्शन कैलकुलेशन करें तो 1 मोल N2 से बनता है 2 मोल अमोनिया, तो 6 मोल से कितना बनेगा, 12 मोल। ठीक है, इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करें, 3 मोल H2 जब कंज्यूम होता है तो अमोनिया कितना फॉर्म होता है, 2 मोल। 6 मोल कंज्यूम होगा तो कितना बनना चाहिए, 4 मोल। अब एक जो रिएक्टेंट है वो तो बना रहा है 12 मोल, दूसरा रिएक्टेंट वो बना रहा है 4 मोल। किसकी बात माने, कौन सही है। ऐसा तो नहीं कि 12 + 4 16 हो जाएगा मोल, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा हम ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस दुविधा से तो बनेगा कितना, इस दुविधा से को दूर करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट का। क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। हमें उस कंडीशन में क्या, जब आपको 2 या 2 से अधिक, एक से ज़्यादा आपके जो रिएक्टेंट है उनके बारे में अगर मोल्स दिए हुए हो या मास दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ, एक से ज़्यादा, जैसे इस कंडीशन में आपको दोनों के बारे में दिया हुआ है मोल्स। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि इन जो भी आपके पास अवेलेबल रिएक्टेंट है उनमें से LR कौन, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है रिएक्शन में, या तो ये ख़त्म होगा या फिर ये ख़त्म होगा, दोनों में से एक आपका रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो जाता है, और जो ख़त्म होता है पहले उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो आगे की जो कैलकुलेशन होती है वो होगी उस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि जब वो ख़त्म हो जाएगा एक आपका रिएक्टेंट, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो जितना प्रोडक्ट बनना था वो बन गया, उसके बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो किसके बेसिस पे होगी, LR, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। तो हम समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। इसको आप रहने दीजिए, या अगर आपको एज ए नोट इसको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक सपोज करो कोई आपका कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है ना, इसकी डाइट है 5 रोटी, 5 रोटी या 5 चपाती ये खाता है, किसके साथ, 5 बाउल वेजिटेबल। जो आपकी सब्जी है, कोई भी सब्जी, उसकी 5 कटोरी के साथ ये आपकी 5 रोटी खाता है। इसका फिक्स डाइट है हमेशा का,
एक रोटी एक कटोरी सब्जी, दूसरी रोटी दूसरी कटोरी सब्जी, 5 रोटी खाएगा 5 कटोरी सब्जी के साथ ही खाएगा, ये फिक्स है इसका, ठीक है, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक दिन क्या हुआ, घर आने में थोड़ा लेट हो गया, ये ट्यूशन चला गया था तो घर आने में थोड़ा लेट हो गया, तो आपके पास बच्ची जो शाम को इवनिंग में वो केवल 3 बाउल ही बचे वेजिटेबल के, ठीक है, मतलब 3 कटोरी आपकी सब्जी बची। अब भाई साहब रोटी तो 5 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, रोटी में तो 5 रोटी है, ठीक है, लेकिन सब्जी क्या है 3 कटोरी। तो अब बताइए आप कि ये 3 कटोरी सब्जी से कितनी रोटी खाएगा? 3, 5 नहीं खाएगा, 3 खाएगा। क्यों? इसका फिक्स है, 1 रोटी से 1 कटोरी सब्जी। तो आपके पास कितनी कटोरी सब्जी है? 3। तो ये 3 रोटी ही खाएगा, किसके साथ? 3 कटोरी सब्जी के साथ। रोटियां कितनी बच जाएगी? ठीक है, 2 रोटी तो आपके बच जाएगी, सब्जी कुछ भी नहीं बचेगी। तो अब जैसे इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपके ये जो स्टूडेंट है उसका पेट नहीं भरा। क्यों? क्योंकि इसका पेट भरता है 5 रोटी और 5 कटोरी सब्जी से, लेकिन आज इसने केवल 3 कटोरी सब्जी और 3 ही रोटी खाई, मतलब इसका पेट नहीं भरा है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। तो रिएक्शन को कंप्लीट ना होने से रोका किसने? सब्जी ने या रोटी ने? सब्जी ने। क्यों? क्योंकि चाहिए कितनी थी? 5 कटोरी, है कितनी हमारे पास? 3 कटोरी, 2 कटोरी कम है। इसका मतलब ये हुआ आपका एलआर। क्या हुआ? एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट, जिसने रिएक्शन को कंप्लीट होने से रोक दिया, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, ये बचा, ये हुआ है आपका एलआर। अभी कुछ बचा हुआ है, हाँ 2 रोटी बची हुई है, लेकिन वो खाएगा किससे? कुछ से नहीं, 2 रोटी बची हुई रहेगी। इसको हम बोलते हैं एक्सेस। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सेस। तो जो एक्सेस में बच गया आपकी 2 रोटी है, और जो लिमिटिंग रिएजेंट वो क्या है आपका? वेजिटेबल, कटोरी, 2 कटोरी आप जो भी आपकी सब्जी थी वेजिटेबल, वो है आपका एलआर। लिमिटिंग रिएजेंट का केवल इतना सा कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो आपके रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि यही तो है जिसने रिएक्शन को ख़त्म कर दिया है। अगर ये ज़्यादा होता तो रिएक्शन और ज़्यादा आगे चलती, लेकिन इसने रिएक्शन को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, किसके बेसिस पे बनेगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। ठीक है, और जो एक्सेस बच जाता है, दूसरा प्रोडक्ट जो यहाँ पे रोटी बचा हुआ है, वो आपका जो बचा हुआ रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेस। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होता है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, आई होप ये तो आपको नोट नहीं करना होगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही समझाया था। तो इसके जो 2-3 पॉइंट हैं वो हम लिख लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, देखिए, इट इज द रिएजेंट which consume first in the reaction। ये आरक्षण मतलब रिएक्शन होता है। ठीक है ना। इट इज द रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, whatever product is formed will be calculated on the basis of limiting reagent। ठीक है, और ये जो बनेगा मैक्सिमम बनेगा। क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो बन नहीं सकता, तो इसको हम मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्म, मैक्सिमम
प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट विच इज लेफ्ट, द रिएक्टेंट which is left is known as excess। जो आपका रिएक्टेंट बच जाता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हमें कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए आप फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, when two or more reactant रिएक्टेंट्स में क्या कर सकते हैं हम, when two or more reactants मोल, मास और वॉल्यूम आर गिवन, when two or more reactants मोल, मास और वॉल्यूम कुछ भी दिया हो आर गिवन, then we will use the concept of LR। देखिए एक का दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक है मतलब एक से ही कैलकुलेशन करनी, दो आए या तीन है ज़्यादा है तब कन्फ्यूजन आता है, तो तब हम किससे जाएंगे, LR से जाएंगे, ठीक है। ये इसके पॉइंट थे, ठीक है। अब बात आती है कि LR को फाइंड आउट कैसे करें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दो स्टेप हैं इसके फाइंड आउट करने के लिए। कितने स्टेप हैं, दो स्टेप हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट, जो आपकी रिएक्शन है उसको सबसे पहले तो आपको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करना, और बैलेंस है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट, राइट दी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। सबसे पहले आपको क्या करनी है, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिखनी, ठीक है। सेकंड स्टेप वो क्या कहती है आपकी, या यूं लिखिए स्टेप 2। सेकंड स्टेप क्या कहती है, डिवाइड दी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट from respective stoichiometric coefficient, आपको क्या करना है, जो भी आपको मोल दिए हुए हैं रिएक्टेंट के, अगर दो के दिए हुए हैं तो उन मोल को आपको क्या करना है, उनके रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। अभी हम इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल भी देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड द लीस्ट वैल्यू विल बी LR। जो आपकी लिस्ट वैल्यू होगी, जो कम आएगी, वही क्या होगी, आपकी LR, लिमिटिंग रीजन, ठीक है। देखिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एग्जांपल क्या कहता है आपका, जिससे हमने एक रिएक्शन करवाई कार्बन की ऑक्सीजन के साथ और बनता है आपका CO, ठीक है। ये 32 ग्राम हमने लिया और ये लिया आपका 48 ग्राम। आपको बताना है कि CO कितना बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या दोनों के ग्राम दिए हुए हैं, तो हम किससे कैलकुलेशन करें, इससे या इससे, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, LR फाइंड आउट करेंगे। पहला, फर्स्ट राइट द कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स आपको क्या दिया हुआ है, मास, तो पहले मोल्स निकालो। मोल्स क्या होंगे इनके, 48 डिवाइड बाई 12, ये तो आ गए इसके 4 मोल कार्बन के। इसके होंगे 32
डिवाइड बाय ऑक्सीजन का वेट 32 डिवाइड बाय 1 मोल। देखो मोल निकालते टाइम कभी भी ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, उससे मल्टीप्लाई या डिवीजन कुछ भी नहीं करते हैं, ये याद रखना हमेशा। ऐसा नहीं कि मास तो दिया हुआ है 32 अपॉन मोलर मास, मोलर मास है मतलब ऑक्सीजन का 32 है, तो यहाँ पे हाफ लिखा है तो आप उसको 32 इंटू हाफ मतलब 16। ऐसा नहीं कि मोलर मास को 16 लिख दो, ये गलती नहीं करना है। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 32। मोलर मास निकालना लिखना है आपको O2 का, वो होगा 32। यहाँ हाफ हो, 2 हो, 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ 10 हो तो आपका मोलर मास हो जाएगा 320। मोलर मास ऑक्सीजन का 320 होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? केवल 32, ठीक है। ये हाफ तो ये बताता है कि इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीजन के कितने मोल कंज्यूम हुए, वो बताता है आपका ये हाफ, ठीक है। उसका मोल से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये गलती मत करना, मास अपॉन मोलर मास 32, ये आया आपका 1 मोल, ठीक है। अब आपको क्या करना है? डिवाइड द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट फ्रॉम रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे आप निकालो, अगर कार्बन के लिए हम लिखें इसके मोल 4 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, कार्बन का 1 है, ये आंसर आया 4। यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन के लिए निकालें, इसके मोल कितने? 1 डिवाइड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2, ये 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये आ गया 2। कार्बन के कितने मोल? 4, ऑक्सीजन के कितने मोल? 2। कम किसके? लिस्ट किसके? ऑक्सीजन के। ये ऑक्सीजन आपका, तो एल कौन होगा? एल, ये हुआ आपका एल जो रिएक्शन में पहले कंप्लीट होगा। अब सारी कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होगी आपकी? इसी के बेसिस पे। तो हम कह सकते हैं कि हाफ मोल जब O2 कंज्यूम होता है तो आपका 1 मोल CO बनता है। अगर इसका 1 मोल है कंज्यूम हो रहा है ऑक्सीजन का, तो CO का कितना मोल बनेगा? 2 मोल, ठीक है। कितना मोल बनेगा आपका? 2 मोल CO आया। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन होती है ना, ये जो पार्ट होता है ना आपका, डिवाइड द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट विद रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो आप डिवाइड करके, तो ये कभी भी आपकी जो मेन आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन करते हो वहाँ पे मत करना, इसको हमेशा साइड में करना। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है कि हम यही मोल यूज में ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 4/1 = 4 मोल, और यहाँ पे लिखा हुआ था 1/1/2। अगर आपने यही कैलकुलेशन की और यही मोल लिख लिए, तो आप क्या करोगे जल्दबाजी में? हाफ मोल से 1 मोल, 2 मोल से 4 मोल, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 मोल है नहीं इसके, 2 मोल है नहीं इसके, ओरिजिनल में आपके एक ही मोल है। कितना है? 1 मोल ही है आपका। ये तो आपने कैलकुलेशन यहाँ निकाली है फाइंड आउट करने के लिए LR को, ठीक है ना। ये एक्चुअल मोल नहीं है, तो इसको आपको इस मतलब गलती होने के जो चांसेस है इसको कम करने के लिए आपको इस कैलकुलेशन को क्या करना चाहिए? एक साइड में करना चाहिए, ताकि आपकी क्वेश्चन जो आपका गलत नहीं हो, ठीक है। ये आपके ओरिजिनल मोल है 4 मोल और 1 मोल, ठीक है। यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इसको और इसको आप बार नोट करो, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ओके, देखिए एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं आज के दिन, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। आज आपको समझाने के लिए एक मैं छोटा सा न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10 obtained when 1.24 gram P4 react with 1.92 ग्राम O2। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं लिख देता हूँ। देखिए ये P4 फास्फोरस, फास्फोरस हमेशा जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में रहता है वैसे फास्फोरस P4 की फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी आपकी? P4 + O2 आपको मिलेगा क्या? P4O10।
अब इसको बैलेंस करना है। फॉस्फोरस 4 पहले से बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने। ये हो गया आपकी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी हम करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, 1.24 ग्राम फॉस्फोरस दिया हुआ है, ठीक है। आपको मास निकालना है इसका। 1.92 ग्राम आपको दिया हुआ है O2। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, बैलेंस तो कर लिया हमने। हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, पहले तो मोल निकालो, क्योंकि फिर मोल को हमको डिवाइड करना है किससे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो हमने क्या किया, इसके मोल निकाले। मोल क्या होगा, 1.24 डिवाइड बाय P4, फास्फोरस का होता है 31, 31 इंटू 4 124, यह आया 0.01 मोल, ठीक है। ऑक्सीजन, इसके मोल निकालो 1.92 डिवाइड बाय 32, ये कितना आएगा, 6 टाइम जाएगा, ये 0.06 मोल, ठीक है। ये तो आपका 0.01 मोल, ये आपका 0.06 मोल, ठीक है। तो यहीं से डिसाइड नहीं करना है कि इसके मोल कम है, मोल से ऐसा नहीं डिसाइड करना। आपको क्या निकालना है, साइड में इसके जो मोल है उसको डिवाइड करो इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, कितना है 1, कितने मोल है आपके पास 0.010, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए मोल्स कितने हैं 0.06 डिवाइड बाई 5, कितना है 0.012 मोल, कम कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ये होगा आपका LR, लिमिटिंग रिएजेंट। जो भी कैलकुलेशन होगी किसके बेसिस पे होगी, इसी के बेसिस पे। अब रिएक्शन को देख के हम कह सकते हैं कि 1 मोल P4 से आपका बनता है 1 मोल P4O10। आपके पास कितने हैं 0.01 मोल, तो ये जो बनेगा P4O10 वो कितना बनेगा 0.01 मोल P4O10, ठीक है। क्या निकालना है आपको, मास, क्या करो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मोलर मास कितना होता है 0.01 इंटू मोलर मास, फॉस्फोरस का 31, 124 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 10, 160 प्लस 124 कितना हुआ 284, ये हुआ आपके 2.84 ग्राम। ये क्या आएगा आपका P4O10, क्लियर हुआ। इसी क्वेश्चन में आपको पूछ लिया था कि ऑक्सीजन कितना बचेगा, तो वो बताओ, बिल्कुल बता देते हैं। 1 मोल से 1 मोल कंज्यूम होता है जब फास्फोरस, तो ऑक्सीजन का कितना मोल कंज्यूम होता है 5 मोल। इसका कितना हुआ 0.01 मोल, इसका कितना कंज्यूम होगा 0.01, बचेगा कितना आपका 0.06 माइनस 0.05, 0.01 मोल आपका लेफ्ट रहेगा। इसका मास निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, मोलर मास से। मोलर मास कितना है 32.101 इंटू 32, ये आपके पास आ जाएगा 0.32 ग्राम। तो मतलब आपका ऑक्सीजन कितना बचेगा 0.32 ग्राम ऑक्सीजन बचेगा, ठीक है। तो आई होप ये LR का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर बेस्ड हमने एक तो एग्जाम्पल पहले भी देखा था और एक न्यूमेरिकल भी देख लिया। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके ऊपर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आपको और अच्छे से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करेंगे और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और स्टाइकोमेट्री के बारे में बताया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।